सब हो जाएगा। कुछ बातें। सबसे पहले टॉपिक आपका आज। आज दो पॉइंट्स देखेंगे, दोनों जो 10-10 नंबर में बचे हुए हैं, धड़ाधड़ उसको भी देख लेंगे एक बार। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो हम पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? पार्ट बी चैप्टर 1 मतलब याद ही नहीं है? अरे भैया, फेमा है। कोई जीसीए बता रहा है, कोई फेमा बता रहा है? ठीक है, फेमा। उसके बाद हम देखेंगे क्या? जीसीए, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, बैच डीआई 1 एंड 2, लेक्चर 76। ठीक है, सबसे पहले फेमा थोड़ा सा देखते हैं जल्दी जल्दी, जो भी पॉइंट्स थे फेमा के। हाँ, ठीक है। फेमा हमने जब स्टार्ट किया था तो फेमा में हमने देखा था ज्यादा टॉपिक्स थे नहीं, इसमें लिमिटेड टॉपिक्स थे। जैसे बस 5 बातें पूरी फेमा में हमें पढ़नी थी। इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक आपने आपने पढ़ा था क्या? प्रिएम्बल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, कमेंसमेंट। थर्ड टॉपिक आपने पढ़ा था डेफिनेशन। फोर्थ टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस। और लास्ट में क्या पढ़ा था? रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बस यही सारी चीजें थी इसमें फेमा में। पेपर में जो आपने लास्ट क्लास में देखा था कि उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रही है हाल के अटेम्प्ट्स में, वो कौन से चैप्टर से आ रही है? पार्ट बी में। मतलब मैंडेटरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी था 4 मार्क्स का, वो किसके आएगा? फेमा का ही आएगा। क्लियर? तो फेमा हमारे लिए मैंडेटरी हो गया, उसको आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, गए तो माइनस। फेमा में सिर्फ 5 बातें पढ़नी थी आपको। पहले में आपने इंट्रोडक्शन में एक बात पढ़ी थी, सिर्फ सेलिएंट फीचर्स, इस एक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स आपने पढ़े थे। पहला, ये क्या रेगुलेट करता है? ट्रांजेक्शन्स किसके बीच में? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स के बीच में। सेकंड, भैया वीडियो कॉल करने के लिए क्लास में बैठे हो, फिर सारी मस्ती रखी रह जाएगी। ये जिनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो ना, एक टाइम बाद वही आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई भी हो। पेरेंट्स भी नहीं सुनते। पेरेंट्स भी, घर में 2 बेटे हैं ना, एक काम करने वाला बेटा, एक कमाने वाला, तो उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। कलयुग है ये। यस या नो? बी केयरफुल। टू डू द वीडियो कॉल इज नॉट अ बैड थिंग, टू टॉकिंग ऑन द फोन इज नॉट अ बैड थिंग, बट जब लाइफ दांव पे लगी हो और हम जिस चीज के लिए हमने पे कर रखा हो उस समय करना, ये गलत है। बी केयरफुल। वो सामने वाला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्लास के बंदा, ये बंदा लाइव में बात कर रहा है। कैसा डिसिप्लिन है? बी केयरफुल सब लोग। आप उस दौर में नहीं हो कि आपको कुछ बताया जाए। यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, वो आपको समझ के चलना है सबको। पहला फीचर आपने देखा था, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। दूसरा करता है इन्वेस्टमेंट करता है कौन? नॉन रेजिडेंट। अगर ओवरसीज में या इन्वेस्टमेंट करता है कहां? इंडिया में। कौन करता है? आउटसाइडर। फ्रीली ट्रांसफरेबल ट्रांजेक्शन्स। आरबीआई के जो ट्रांजेक्शन्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, क्या? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, बाहर से कुछ पैसा आ रहा है, तो फेमा लगेगा उसके ऊपर। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो तो फेमा। कोई एडजुडिकेशन और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हैं फेमा में, और इन्वेस्टिगेशन ईडी करता है फेमा में, और लास्ट में अपील्स वगैरह। ये सारी बातें आपने पढ़ी थी इसमें।
ये एक्ट का प्रीएम्बल क्या करता है? अब तो प्रीएम्बल आपने आईयूएस भी पढ़ रखा है, तो एक्ट का प्रीएम्बल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है, मतलब फेमा एक्ट है, वो किस लिए बनाया गया था? दिस एक्ट हैज टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। दो चीज करता है। पहला पॉइंट क्या करता है ये एक्ट? फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है ये एक्ट किस चीज में? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। और दूसरा प्रोवाइड करता क्या? ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल बहुत जनरल चीज है। इस एक्ट का नाम क्या है? फेमा। दूसरा कहां एप्लीकेबल होता? पूरे इंडिया में। बस एक लाइन और याद रखनी है इसमें, ये वाली मेन लाइन। क्या थी ये वाली लाइन जो मैंने बहुत फोकस किया था इस लाइन पे? कह रहा अगर कोई ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं या एजेंसीज हैं, कहां? आउटसाइड, लेकिन वो कंट्रोल कौन कर रहा है? तो भी इसके ऊपर क्या लग जाएगा? फेमा लग जाएगा। आज ऋतिक रोशन अपनी कोई ब्रांच सिंगापुर में खोलेगा, या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एसआरके की कंपनी अगर दुबई में कोई ब्रांच खोल रही है, या एसआरके जिसको कंट्रोल कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी फेमा लगेगा? नहीं लगेगा? लग जाएगा। कब हुआ था एप्लीकेबल? ठीक है, उसके बाद फिर डेफिनेशंस वाली बातें हमने पढ़नी शुरू की थी, जो मेन मेन मुद्दे हैं। सबसे पहले जब आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो सबसे पहले डेफिनेशन में पहला पॉइंट आपका आया था ऑथराइज्ड पर्सन। ये कौन था? ऑथराइज्ड पर्सन में कौन कौन आ रहे थे डेफिनेशंस में? एक क्या? एमओए मैंने बोला था शॉर्टकट में। क्या बोला था? एमओए मतलब क्या? एम स्टैंड्स फॉर मनी चेंजर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ए स्टैंड्स फॉर ऑथराइज्ड डीलर। ये सारे लोग किस में आएंगे? ऑथराइज पर्सन मींस एमओए, काम खत्म। करेंसी में क्या क्या चीजें आ रही थी? बहुत सारी चीजें आ रही थी, जिसमें नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, ये सब किस में आ रहा था? करेंसी नोट में क्या सिर्फ बैंक नोट आएगा, करेंसी नोट आएगी, या कॉइन्स भी आएंगे? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड इंडिया लेके जाना इंडिया से, ठीक, सर्विसेज या प्रोडक्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। फॉरेन करेंसी मींस करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। अब ये है फॉरेन एक्सचेंज, डेफिनेशन वाले पॉइंट्स पेपर में आते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन बताओ। तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। पहला दो पॉइंट से पूरी डेफिनेशन डिवाइड है, मींस एंड इंक्लूड्स। जनरली आप भी जब भी पढ़े, जैसे घर में पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़े, तो आप जैसे अकेले में बैठे हैं, तो पेन और पेंसिल लेके या पेन और पेपर लेके आप फॉरेन एक्सचेंज जैसे डिवाइड करके पढ़ें। जैसे डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, मींस एंड इंक्लूड्स, मींस में क्या क्या चाहिए चार्ट बनाने की कोशिश करें। तो मींस में क्या आएगा? फॉरेन करेंसी एंड क्लियर। और इंक्लूड्स फिर ये पॉइंटर्स आते हैं। पहला डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट्स? डिपॉजिट्स, क्रेडिट बैलेंसेस पेबल इन, जो किसमें पेबल हो? फॉरेन करेंसी। दूसरा क्या था? ड्राफ्ट था, ट्रेवलर चेक था, लेटर ऑफ क्रेडिट था, बिल ऑफ एक्सचेंज। जो ड्रॉ कहां हुआ है? ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन हो इन इंडिया इन इंडियन करेंसी, बट लेकिन पेबल किसमें है? तो भी ये किसमें आएगा? फॉरेन, क्योंकि पेबल किसमें है? फॉरेन एक्सचेंज में। थर्ड, कॉपी पेस्ट मारो, बस एक लाइन अलग होगी। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्रॉन बाई बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। कहां ड्रॉ हुआ है? आउटसाइड इंडिया, बट पेबल इन, तो भी ये किस में आएगा? फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। फॉरेन सिक्योरिटी बहुत इजी था। क्या क्या चीजें आती है फॉरेन सिक्योरिटी में? शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, अदर स्टॉक डिनोमिनेटेड, जो किसमें डिनोमिनेटेड हो? सिंपल। अब आते मेन डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन याद है आपको? कौन सी वाली? फेमा वाली। कौन सी डेफिनेशन है? फेमा वाली। अगर देखा जाए तो पर्सन की डेफिनेशन थोड़ा सा सेम टू सेम ही है, इनकम टैक्स से सेम टू सेम ही है, बस एक ही पॉइंट अलग है। एक जगह याद करो, दो जगह काम करो। हालांकि वहां नहीं आएगा आपके पेपर में, बट अगर कभी आ गया तो अलग बात है। बाकी सेम टू सेम ही, बस एक लाइन कौन सी अलग, बस ये बता दो बस। अदरवाइज ये सेम डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 31 वाली, इनकम टैक्स वाली। समझ में आ रहा है?
उसी की सेम डेफिनेशन है। बाकी ये फेमस, बस इसमें एक लाइन ऐड हो गई, ये वाली अलग लाइन है क्या, एनी ब्रांच एनी ऑफिस एजेंसी ओन एंड कंट्रोल बाई पर्सन, तो भी उसको क्या बोलेंगे, पर्सन। अच्छा प्रो इंडियन, ये वाला पॉइंट कितने लोगों को तैयार है, इससे क्वेश्चन बनता है। प्रो इंडियन और पीआरआई ये क्या है, कब कोई पर्सन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा और कब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। हाँ, कम से कम कितने दिन, क्लियर, जो गया हो इंडिया के बाहर लेकिन 3 पर्पज से अगर गया हो तो, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और ईबीएस के लिए गया हो, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और लास्ट में अनसर्टेन स्टे के लिए, तो क्या माना जाएगा, प्रो इंडियन, प्रो इंडियन। इसके अलावा किसी पर्पज के लिए गया हो तो, ये जो 3 लोग गए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए और बाहर, तो इनको हम क्या माने। आज सपोज आपने सीए कंप्लीट कर लिया, सीए कंप्लीट करने के बाद आपका हुआ कि मैं यूएस से जाके या यूके से जाके मैं एमबीए करना चाहता हूं या कोई और कोर्स करना चाहता हूं, तो जब आप जाओगे इंडिया के बाहर, पर्पस क्या है आपका, एजुकेशन। स्टूडेंट में स्टूडेंट क्या काउंट होंगे, आरबीआई की स्पेशल नोटिफिकेशन है आपके लिए क्या, कि भैया स्टूडेंट को तो हम डे 1 से क्या मान लेंगे, प्रो इंडियन मानेंगे, क्या मानेंगे। और रीजन क्या दिया था जस्टिफिकेशन, कि जाते ही तुम लोग पहला काम क्या करते हो, जॉब करने लगते हो, क्या करते हो, जॉब करने लगते हो। अच्छा कोई इंडिया में अगर आ रहा है इन 3 पर्पस के लिए, तो उसको क्या मान लेंगे। लेट से इंडिया में बाहर से कोई आ रहा है, लेट से ब्रेटली आ रहा है इंडिया में, क्रिकेटर, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं इन 3 पर्पस के लिए। अरे डोनाल्ड ट्रंप तो इसके क्यों जॉब क्यों करेंगे यहाँ के, किसी और पर्पस के लिए आ रहे हो, मान लो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के भैया, और कोई मतलब नॉर्मल पर्सन, मतलब टॉम क्रूज आ रहा हो, मान लो टॉम क्रूज यहां पे क्या करने आ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा हो, या बिजनेस और वोकेशन के लिए आ रहा हो, और या तब इसके इंडिया क्या कह रही है, माला डाल देंगे, कहेंगे आप क्या बन गए हमारे यहां, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे, ये वाले पॉइंट्स आपको पता ही है, जनरल पॉइंट्स थे। हम आते हैं वो क्वेश्चंस पे जिस जो पेपर में आपके आने के चांसेस हैं। ये वाला पॉइंट आपने याद किया था क्या, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज वाली लाइन आई थी, कि कह रहा कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, लॉ ने मना किया है, आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ चुके हो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन, सिर्फ किसको छोड़ के, ऑथराइज पर्सन कौन आएगा, याद आ रहा है, ये कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हो क्या, आप डील नहीं कर सकते। दूसरा, पेमेंट नहीं कर सकते, किसके लिए, कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसके लिए पेमेंट। टॉम क्रूज अगर इंश्योरेंस लेना चाहे तो मैं क्या पेमेंट कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं क्या बताओ। एंजेलिना जॉले के लिए क्या मैं इंश्योरेंस पे कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं क्या, मैं क्यों करूंगा पे, कोई और करे। रिसीव करेगा क्या, अगर कोई पर्सन क्या पेमेंट अदर देन प्रो इंडियन, तो भी वो अलाउड नहीं है। इसमें मैंने एग्जांपल बताया था आपको, फॉर इंटरव्यू दोस्त आया था इंडिया और आपने कहा कोई बात नहीं मैं हूं ना, तो आप मैं हूं ना नहीं, लॉ कह रहे हैं आप नहीं हो, आपके पास ऑथराइज लाइसेंस नहीं है, आप नहीं कर सकते। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करे, हवाला ट्रांजेक्शन्स अलाउड है क्या, नहीं, तो जैकलिन की मदद नहीं कर सकते, आप करोगे तो फिर ईडी आपके पीछे पड़ेगी, ये ध्यान रखना रियल लाइफ में। ये 4 पॉइंटर्स थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स में। पहले वाले में क्या लिखोगे, डील इन और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अदर देन ऑथराइज पर्सन। पेमेंट किस रिलेटेड नहीं कर सकते, पेमेंट, यस आउटसाइड पर्सन, यस
हाँ काफी दिन हो गया है ना। हाँ रिसीव। हाँ लास्ट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप, हवाला ट्रांजेक्शंस। अच्छा होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ना ही आपको फॉरेन एक्सचेंज होल्ड करने का, नो पीआरआई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल नॉट होल्ड व्हाट, ना तो अक्वायर कर सकता होल्ड कर सकता क्या, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहां, आउटसाइड इंडिया। अच्छा ये बताओ शेड्यूल 1 कितने लोगों को याद है अब तक, क्वेश्चन एरिया। अगर पेपर में ये आ गया शेड्यूल 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके लिए तुम गलती से भी फॉरेन एक्सचेंज मांग मत लेना हमसे, याद आ रहा है, जिसके लिए लॉ ने साफ साफ क्या बोला है, मांग मत लेना, कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। पहला लॉटरी खेलने के लिए, दूसरा अगेन, तीसरा, फोर्थ रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, याद है आपको क्या है ये वाला पॉइंट क्या है, कोई बताएगा, क्या बताया था एग्जाम्पल। हम्म, उसको नहीं ले जा सकते तो क्या करें, उस पैसे का दान दे दे, क्या करें। जैसे आज आईपीएल चल रहा है, सबको पता है आईपीएल चल रहा है, तो सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं कि नहीं इंडिया में, तो अब ये बताओ जी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, तो इंडिया में अगर मान लो कोई फॉरेन प्लेयर्स आया और उसने ये अकाउंट खुलवा लिया, कौन सा, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, तो अगर जो फंड लाया है उतना ही ले जा सकता, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट एक्रू हुआ तो उसको गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो खर्च कर दो यहाँ पे, लाया कम है, गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है कि हम अपने यहां से डॉलर नहीं देंगे। तलब वाला पॉइंट कितने लोगों को याद है, तलब वाला पॉइंट, इससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। तलब मतलब क्या, तलब मतलब टी और टोबैको, तलब वाली चीजें, तलब वाली चीजों पे क्या कुछ है, क्या क्या बोला लॉ ने, तलब का विशेष ध्यान रखा गया है क्या, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से गए हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट नहीं कर सकते, कमीशन पे नहीं कर सकते, सिर्फ किस पे दे सकते हो, अप टू बस 10% इनवाइस वैल्यू का कमीशन बांट सकते हो तलब वाली चीजों पे, मतलब क्या, टी और टबैको, टी क्या तलब है, क्या तलब है, नहीं है, टी तलब में आता है, नशा है क्या, नशा है, टोबैको, नहीं टोबैको तो समझ में आता है, लेकिन टी में क्या नशा है क्या, तो इसको इसको इतना तलब क्यों, कॉफी ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है, टोबैको का सस्ता कहाँ है, टी सस्ती है बेटा, टी सस्ती है, बाहर निकलो टी कितने में है, बताओ, जो टी 2 रुपए में होनी चाहिए 15 रुपए में। अच्छा ऐसा कोई कैफे खुल जाए जिसमें सीए स्टूडेंट के लिए सिर्फ डिस्काउंट रहे, मतलब इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट वेलकम, 15 रुपए में है, लेकिन आप देखो 15 रुपए में तब भी सेल हो रही कि नहीं हो रही, हो रही कि नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि तलब है। इंडिया में पानी के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पी जाती है तो क्या है, पानी के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पिया जाता है, चाय, बिल्कुल सही बोला आपने। एक क्लास था उसमें पूछा था मैंने पानी के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पी जाती है, तो उसने कुछ और ही बोला मुझे, मैंने कहा बेटा ये कैसे, कह रहा सर मैं आपसे दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे आसपास मेरे रिलेटिव इवन मेरे घर में भी, मेरी शादियों में भी मैंने देखा अपने आसपास, हमारे यहाँ तो बहुत भयानक माहौल है, तो मैंने तो यही सोच लिया कि लगता है पूरी दुनिया, बट आई एम टी टोटलर, उसने बोला मैं एम टी टोटलर, मतलब मैं नशा नहीं करता, बट सर मैंने अपने रिलेटिव्स में देखा, अपने घर में ही देख रहा हूँ कि मुझे ही संभालना पड़ता है कई लोगों को, तो बट ये फैक्ट नहीं है, पानी के बाद चाय सबसे ज्यादा पी जाती है और उसके बाद कुछ है। पेमेंट ऑफ कमीशन, उसके बाद कॉल बैक सर्विसेज नाउ इररिलेवेंट है आज की डेट में, शेड्यूल 2 याद है आपको, क्या क्या है शेड्यूल 2,
पहले मुझे सच सच बताओ, ये फेमा तुम लोगों ने लास्ट टाइम कब पढ़ा था? टेस्ट कब था? ये तक याद नहीं है, ये तक याद नहीं। इसीलिए तो कहते हैं सीए स्टूडेंट जब डूब जाता अपनी पढ़ाई में तो उसको देश दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता कि क्या था क्या नहीं। याद साबित हो गई पूरी बात। टेस्ट में याद किया था प्रॉपर? मार्क्स आए थे आपके? नहीं, उसमें तो वो वाला क्वेश्चन में तो वाकई में आपने वहां पे वो पॉइंट मिसिंग था जो मैंने आपको बताया था, इसलिए नंबर कटे थे आपके। टेस्ट में जो आपका टेस्ट हुआ था इसका अदर लॉस का, कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? दिया था। क्वेश्चन कर लिए थे? कितने मार्क्स का था? 50 का था ना? 50 का रहा होगा। 50 में एवरेज स्कोर क्या था? 38 था, कम था ये। भूख बड़ी रहनी चाहिए 50 की कम से कम, अच्छी बात। और सबके 39, एक नंबर ज्यादा है। ठीक है, इधर बॉयज में 25 से ऊपर हो कि नहीं, पहले तो मुझे ये बता दो सब लोग। 25 से ऊपर है कि नहीं आज इतने लोग बैठे हुए हो? बस तब तो सेफ साइड हो। मुझे लगा 17-18 में भी कोई है। टैक्स में जा रहा है कितना? 70-80? 10 नंबर? बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है पता है आपको। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वेरी गुड सब्जेक्ट। लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है वो। पढ़ाई करो, नंबर अच्छे आएंगे पेपर में। फाइनल राउंड में अच्छे नंबर आने चाहिए आपके। किस में आने चाहिए? ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे टीचर बैठते कैसे होंगे इस पे। हटाओ यार इसको। नहीं, मैं यही तो मतलब आज जाके मैं सर को ना पार्टी दूंगा थोड़ा सा। नहीं, कैसे बैठते हैं? नहीं, उनका एरिया भी थोड़ा ज्यादा है, फिर भी वो कैसे बैठ जाते? नहीं, मैं अभी बैठा, मैंने कहा थोड़े बैठ के इसमें लिखना पड़ेगा, तो वो ऐसा हो रहा है कि इधर उधर जा रहा है। ठीक है भैया, अपन खड़ा हो गई, ठीक है। चलो, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में परमिशन से रिलेटेड चीजें थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है शेड्यूल 2 से, जब आता है परमिशन पूछता है। हुड़ हुड़ दबंग करने जाना है आपको कल्चरल टूर के लिए, परफॉर्मेंस बाहर करने जाना है, करण औजला का शो बाहर है, तो उसके लिए किसकी परमिशन ले लो? तो पहले किसको बता दो? पहले गवर्नमेंट को बता दो क्या, कि हम कुछ करने जा रहे हैं बाहर। ठीक है, प्रिंट मीडिया में ऐड देना है आपको, दे सकते हो क्या? मैंने आपको बताया था जहां से क्वेश्चन बन सकता है। बताओ कैसे क्वेश्चन बन सकता है? यस, ये वाली जो लिमिट है ना, आप लोग स्टार मार्क लगा लो। मैं आपको बता देता हूं कि कभी अंदर से घुस के जब क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट इसमें से, तो यहां स्टार मार्क लगाओ सब लोग पहले एडवर्टीजमेंट वाले पे। दूसरा वाला आप लगाओ, इधर आओ, ये वाला। इस पे विशेष ध्यान देना जब आप पढ़ोगे तो, कि अगर हम कोई रेमिटेंस प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर, लेकिन किसके लिए? अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज 1 लाख डॉलर से ज्यादा है, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? ये इंपॉर्टेंट था। इसमें यही 2 पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, बाकी 2 जनरल पॉइंट्स हैं। अब आ जाओ यहां पे मेन पॉइंट शेड्यूल 3। आज मुझे बाहर जाना है, तो मैं कई चीजों के लिए बाहर जा सकता हूं। पहला, अगर मुझे प्राइवेट विजिट करनी है किसी कंट्री में, सिर्फ 2 जगह को छोड़ के। इनको क्यों छोड़ा गया? नेपाल और भूटान को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि वहां इंडियन करेंसी से भी काम चल जाता है। नहीं चलता? चल जाता है। नेपाल में आप चले जाओ, चल जाएगा इंडियन करेंसी। गिफ्ट और डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन कितना? 2,50,000 का गिफ्ट कर सकते हो आप, अप टू। अब्रॉड जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जा सकते हो, 250 ले लेना गवर्नमेंट से। इमिग्रेशन के लिए, अभी इसके लिए एक्सेप्शंस भी आ गए, 250 ले लेना। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, ट्रेवल फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपेंस
किसके लिए कर रहे हो? मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड के लिए खर्चे के लिए आप 2,50,000 तक का ले सकते हो। आगे थोड़ा सा लिमिट बढ़ाई गई है। बाहर पढ़ने जाना है आपको, जा सकते हो। कोई और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए जा सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स में बताया कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा लिबरलाइज कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? एक एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और इमिग्रेशन, इन तीन के लिए हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आज मान लो कोई एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है, वो अपने देश में सैलरी कमा रहा है, इंडिया में आके पैसे कमा रहा है और अपने देश में पैसा भेजना चाहता, मैक्सिमम कितना भेज सकता है? नहीं समझ में आया? एकदम ध्यान से सुनो। आज मान लो इंडिया में लेट्स सो सत्या नडेला इंडिया में आके सत्या नडेला तो इंडिया नहीं, इंडियन सिटीजन है, कोई नहीं, दूसरे को बनाता है, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस मतलब द फाउंडर ऑफ अमेजोन। जेफ बेजोस इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? मतलब ये सोचना, इंडिया विश्व गुरु बन चुका है। क्या बन चुका है? विश्व गुरु। क्या बन गया है? अब इंडिया सोने की चिड़िया नहीं रही, सोने का बुल बन चुका है। क्या बन चुका है? सोने की चिड़िया नहीं, अभी क्या है? सोने का बुल है। क्लियर? मतलब डेवलप कंट्री बन चुकी है। तुमको मैं टाइम मशीन से आगे भेज दे रहा हूं। इंडिया क्या बन गया है? पूरा एकदम डेवलप। यहाँ जेफ बेजोस जैसे लोग गरीब माने जा रहे हैं, वो यहाँ के काम कर रहे हैं इंडिया में। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब इंडिया में काम करो तो जेफ को आप सैलरी दे रहे हो, उल्टा क्या कर रहे हो? आप सैलरी दे रहे हो, जेफ बेजोस को सैलरी दे रहे हो साल के $5 लाख। कितने दे रहे हो? 5 लाख। अब 5 लाख इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी के हिसाब से सैलरी दोगे। तो लॉ क्या कह रहा है? डियर जेफ बेजोस को आप जो अपनी कंट्री में पैसा भेजेंगे तो कितना भेज सकते हैं? यहां पे जितनी सैलरी मिली उस पे टैक्सेस वगैरह सब डिडक्ट करने के बाद जो नेट इनकम है उससे ज्यादा वो वहां भेज नहीं सकते। समझ में आ रहा है? उसके बाद कुछ पॉइंटर्स और थे। ये तो था इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट थी। अदर देन इंडिविजुअल्स की भी तो बहुत सारी लिमिट्स थी। कौन कौन सी? अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल है अगर, और वो क्या करना चाहता, डोनेशन देना चाहता, कितने से ज्यादा? 1% और एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और 50 लाख। 5 लाख है ये? 50 लाख है। विच एवर इज लेस। किस ये दे रहा है डोनेशन? ताकि किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में चेयर्स रिजर्व कर सके। मतलब बाद में किसी को पढ़ने के लिए भेजे वहां तो उनको जगह मिल सके, फंडिंग एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर सके किसी फंड में, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट में जा सके, वो एसोसिएशन में। कमीशन अगर देना है आपको एजेंट को जो बाहर रह रहा है, कितना दे सकते हो? एक्सीडिंग 25,000 और 5% इन ओवर, जितना पैसा आया उस उतना, या 25,000, विच एवर इज मोर। रेमिटेंस किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर कंसल्टेंसी हो रही है तो उस लिए अगर आप पेमेंट भेजना है तो कितना भेज सकते हो? रेमिटेंस एक्सीडिंग 1 करोड़ US डॉलर पर प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बिग प्रोजेक्ट्स हैं, या एंड US डॉलर कितना हो गया? 10 लाख पर प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और रेमिटेंस एक यहाँ। अच्छा, एक बार इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना इस अटेम्प्ट के लिए सब लोग, सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट लगा लेना सब लोग इसको, सितंबर 2025, ये वाले पॉइंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स थे जो मेन मेन पॉइंट्स थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के। शेड्यूल्स, ये शेड्यूल 1 इंपॉर्टेंट और शेड्यूल 2, ये दो चीजें। ये शेड्यूल 1 वाले में क्या बातें थी? परमिसिबल क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन किसके लिए? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो अलाउड है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और दूसरा किसके लिए था? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए कुछ ट्रांजेक्शन परमिसिबल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पेपर के एंगल से। हाँ, और एक ये था प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन की, जो साफ साफ मना है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। ये वाला चिट फंड में पैसा नहीं लगा सकते, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर प्लांटेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और ये ट्रेडिंग। यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिटेड सर, प्रोहिबिटेड, यहां पे नहीं लगा सकते आप पैसा, इसके लिए पैसा नहीं मांग सकते आप। इंपॉर्टेंट।
प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ये वाला। एक बात और, जीसीए तुमने दोबारा पढ़ा था कभी? जीसीए, अब जल्दी से स्क्रीन पे देख के मुझे बताना, जीसीए जो एक्ट है उसका एसओपी याद है आपको? स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस या इंपॉर्टेंस। पहला क्या था, ये क्यों बनाया गया था? ताकि ये क्या कर सके, लैंग्वेज को क्या कर सके, एक्ट की शॉर्ट कर सके, यही पढ़ा था, कीवर्ड इज शॉर्टन। दूसरा क्या था, यूनिफॉर्मिटी दे सके, और तीसरा क्या था, कन्वीनियंट रूल्स दे सके, किसके, आप बेटर समझ पाओगे, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन। और गार्ड कर सके आपको किसको, अगेंस्ट द स्लिप्स एंड ओवरसाइट। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये किसका है, ये पापा ऑफ सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशंस, पापा टाइप का प्रोविजन है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे जो याद रखना है हमें। डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन, ये वाली डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन याद है आपको? कैसे था, एनी मैटर देखो यहां एक पढ़ लोगे, दो फायदा होगा, ये डॉक्यूमेंट यहां भी चल जाएगा और इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ जाएगा, एक तीर से दो निशाने। ठीक है, यहीं पढ़ के तैयार रखोगे, दोनों जगह के लिए तैयार हो गया। बस चार पॉइंट जैसे ये लिखा है पेपर में आपको ऐसे ही प्रेजेंट कर देना है, चार पॉइंटर्स में, 1 2 3 4, बढ़िया लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन भी आपकी। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर याद है आपको? आप सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ, गुड फेथ याद है? पहले बताओ, जीसीए के गुड फेथ में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या सिविल लॉ के गुड फेथ में क्या डिफरेंस है? अभी सर 1 मिनट का टाइम दो, बस एक बार मैं देख लूं, मैं अभी आपको आंसर देती हूं। हाँ, बताओ। उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, मैंने अगर मान लो बताना ये क्या है, किसके हिसाब से, आज मैंने आपको बोला कि मुझे ना एक इंश्योरेंस, मेरे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जाओ खरीद लो आप लोग। मैंने किसी को बोला, मान लो आपको किसी को बोल दिया कि मेरे लिए एक बढ़िया से इंश्योरेंस पॉलिसी देख लो। आपने केस वन, केस टू, एक स्टूडेंट गया, रैंडम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बता दिया, सर ये ले लो, हो गया। एक स्टूडेंट पहले कंपैरिजन किया सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज का, चेक किया, उसके बाद तब मुझे एक सजेस्ट किया। अब बताओ दोनों में कौन कौन किसके हिसाब से क्या है? पहला वाला किस में कवर हो जाएगा, कौन गुड फेथ में आएगा, किसके हिसाब से? जीसी का। दूसरा वाला किसके हिसाब से? यस। आप क्या करो, जीसीए क्या कह रहा है, ऑनेस्टली करो, भले नेग्लिजेंट हो जाए, चाहे नेग्लिजेंटली किया हो, नहीं किया उससे फर्क नहीं, लेकिन ऑनेस्टली रहे, इरादा सही हो, नेक नीयत। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है, नेक नीयत तो ठीक है, उसके साथ क्या कह रहा है, एक केस लॉ था माउंग शी माउंग पू, याद है? उसमें क्या हुआ था, उसमें सर जो हुआ हुआ होगा, क्या हुआ था माउंग शी माउंग में, डिफाइन नहीं किया गया था, उसमें क्या बोला गया था, गुड फेथ इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं डिफाइंड है, लेकिन जीसीए में समझ में आ रहा है, इसमें क्लियर बताया गया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन के एंगल से। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थर्ड थिंग्स अटैच टू द लैंड, एंड लास्ट भी परमानेंट। शांताबाई वॉज ए स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या हुआ था, ट्रीज को क्यों बोल दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रीजन क्या दिया था कोर्ट ने? यस, अटैच।
बिल्कुल सही बात। टेंडू लीव्स, ये क्या? अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है टेंडू लीव्स, अगर वो पत्तियां जिससे बीड़ी बनती है लास्ट में जाके, क्या वो है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्या टिम्बर, बैम्बूज, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स? ये सब क्वेश्चन बन सकता है, यहां से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एरिया है। ये तो पूरी दुनिया लिख के आ जाएगी, लेकिन जब पेपर आएगा कई बार इंस्टीट्यूट इसको पूछेगा, यहां वाले पॉइंट्स इस पे लिख लेना, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी बच्चा होगा ये 4 पॉइंट छाप के चला आएगा, लेकिन उसको ये जरूर पता होगा कि इसमें से कुछ ना कुछ वो नहीं लिख पाएगा जब अंदर घुस के क्वेश्चन बनाएगा इसमें, कि 2 नंबर में तो पहले डेफिनेशन पूछ लिया, फिर इसमें बताएगा, पूछेगा क्या ये है या नहीं, फिर ऐसे पूछ सकता है। अच्छा, जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट में 2 चीजें आएंगी, क्या? सिंपल और दूसरा सिंपल लेबर, और दूसरा हार्ड लेबर, दोनों आएगा। पत्थर तोड़ने वाले भी नौकरी मिल सकती है अंदर जेल में, तो हार्ड लेबर है सिंपल लेबर है? हार्ड लेबर। ऑफिशियल गैजेट किसे होता है? अगर इस पे नोट लिखना हो तो क्या लिखोगे? क्या है? पब्लिक जर्नल है, क्लियर। कब? वीकली पब्लिश होता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, पब्लिक जर्नल है, प्रिंट होता है। गैजेट इंडियन। पर्सन की डेफिनेशन में कौन आएगा? सारे पर्सन कैब में बैठ के जा रहे हैं। कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। शेड्यूल्स पता है, बहुत ढंग से पता है आपको। राइटिंग्स पता है, ईयर पता है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। अब यहां पे आओ मेन बात। अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन का क्या मतलब? कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ द इनैक्टमेंट, किस डेट से एक्ट एप्लीकेबल माना जाएगा? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल। जब प्रेसिडेंट के साइन कर दें। नॉर्मल नॉर्मल केस में कब आता है? नॉर्मली जब ऑफिशियल गजेट में दे दिया जाए। लेकिन जीसीए क्या बोल रहा है? अगर कुछ नहीं लिखा तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उस दिन माना जाएगा। प्रेसिडेंट ने रात में साइन नहीं किया है, दिन में साइन किया है, आज मान लो, तो जैसे ही आज का दिन शुरू होगा मिडनाइट से, तभी क्या मान लिया जाएगा? एक्ट एप्लीकेबल हो। अच्छा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट बना के इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो क्या कोई रिट पिटिशन फाइल कर सकता है? कर सकता है या नहीं? कर सकता है। अच्छा ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कब इंटरफियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि तुम ये एक्ट एप्लीकेबल क्यों नहीं कर रहे हो? यस, जब वो बहुत ज्यादा टाइम हो जाए एक्ट बने हुए। ये प्रिजम्पशन वाला पॉइंट्स हैं। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, फ्रॉम और टू का क्या लेना देना है? किसको एक्सक्लूड, किसको इंक्लूड? फ्रॉम को छोड़ो और टू को पकड़ो, ये कहना चाह रहा। अगर लिखा हुआ फ्रॉम, तो फ्रॉम जिस दिन से उसको छोड़ दो, और टू वाली जो डेट है उसको कंसीडर कर लो। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अच्छा ये बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम क्या समझोगे? इसका क्या मतलब था कंप्यूटेशन ऑफ टाइम? अगर मान लो कोर्ट बंद है उस दिन या पब्लिक हॉलीडे हो गया, नेक्स्ट वर्किंग डे। अच्छा, डिस्टेंस कैसे नापोगे? स्ट्रेट लाइन, क्लियर। ड्यूटी अगर कुछ है, प्रोरेटा है, जनरल पॉइंट्स है। जेंडर एंड नंबर, क्वेश्चन आता है पेपर में, मतलब क्या? शी इंक्लूड्स ही ऑल्सो, ही इंक्लूड शी ऑल्सो, एंड शी इंक्लूड्स ही ऑल्सो। हमेशा अगर लॉ ने स्पेसिफिक कुछ बोल दिया है तो कहां से जाओगे? तब ही इंक्लूड्स कुछ नहीं, ही इंक्लूड्स ही ऑल्सो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं, जब लॉ ने स्पेसिफिकली किसी को रिजर्व कर दिया है तो वो उसके लिए। समझ में आ रहा है? बुलक, याद आ रहा है? बुलक क्या? बस बुलक के आगे कोई नहीं जा रहा है। यस, बुलक शैल इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, बुलक, बुलक शैल, बुलक डज नॉट इंक्लूड व्हाट? काउ। पावर एंड फंक्शंस में। अच्छा, अगर मान लो किसी के पास ये पावर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास किसी को अपॉइंट करने की, तो उसके पास क्या डीम्ड माना जाएगा? यस, सस्पेंड करने की भी पावर है।
एक ये पॉइंट था बाई लॉज, ये जो बहुत तरीके से आपने लिखा था कि कैसे होगा, डायरेक्ट बन जाएगा या प्रॉपर सिस्टमैटिक पूरा होगा, पूरा एक ड्राफ्ट तैयार होगा, पब्लिश होगा ड्राफ्ट, फिर उस पर कमेंट्स होंगे, वो सारी चीजें स्टेप वाइज थे पॉइंट्स। उसके बाद आता है एक पॉइंट, ये वाला पेपर में पूछा जाता, सेक्शन 26, क्या किसी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा हो सकती है? हो सकती है। अलग अलग हो तो हो सकती, सेम ऑफेंस के लिए एक में ही पनिशेबल होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, और इसकी केस स्टडीज बहुत सारी थी इसमें, याद है? कैसे मैं भेजूं सर्विस बाई नोटिस, कैसे बोल रहा है? सबसे पहले प्रॉपर एड्रेस लिखो, ट्रिपल पी, यही तो बोला था, ट्रिपल पी। सबसे पहले प्रॉपर एड्रेस लिखो, प्री पेइंग, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे कर दो उस पर जो लगेगी, थर्ड, और फिर पोस्ट कर दो कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट। इससे रिलेटेड 3 केस स्टडीज थी, 1, 2 और 3, तीनों ही इंपॉर्टेंट। पहला केस स्टडी किससे रिलेटेड थी? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वाला। बोला था कैसे भेजने का, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट, भेजा कैसे? तो क्या माना, नोटिस सर्व हुई या नहीं हुई? ये नत्थू सिंह वाले में क्या हुआ था? लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया, क्यों? टेनेंट ने, तो टेनेंट को मिला था, उसने रिटर्न कर दिया। और लास्ट वंदना वाले में क्या हुआ था? हाँ, प्रॉपर एड्रेस पे डीम टू बी सर्व, अगर प्रॉपर एड्रेस पे गया तो हम मान लेंगे कि नोटिस सर्व हो गया। एक बात बताओ, इसके सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं क्या? पीछे वाले जितने क्वेश्चन हैं, इनमें से ही पेपर में आने वाला है सितंबर में, पहले ही बता दे रहा हूं, नाम बदल के, नाम बदल के, नाम चेंज होगा, प्रोविजन सेम रहेगा। इसकी, इसके जितने पीछे क्वेश्चंस हैं वो सबको याद रखना है। जैसे एक एक मैं साथ में सेट करवा देता हूं आपको। फाइनेंशियल ईयर जनरल पॉइंट्स है, इमोल प्रॉपर्टी मैंने अभी बोला, लेकिन बच्चों वाला पॉइंट नहीं पूछेगा, वो तो पूछेगा इमोल प्रॉपर्टी डेफिनेशन, लेकिन जो पेज पलट के टॉप कॉर्नर जो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, टेंडू लीव्स एंड ऑल, वो ब्रिक्स वगैरह, वो इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको मत छोड़ना। रीड विद दिस, उसको प्लस करके चलना, वो ऐड होगा आपके पेपर में एक लाइन में। जैसे इस बार का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा था, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा इंस्टीट्यूट ने कुछ एडिशन, डेफिनेशन सब पूछी, लेकिन उसके साथ उसमें एडिशन भी पूछा। ये वाला ही इंक्लूड शी वाला, और ये सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, याद आ रहा है वो वाला पॉइंट, उसकी बात कर रहा है। इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा प्रोविजन लग रहा है या किस पॉइंट से रिलेटेड है क्वेश्चन? सेक्शन 27। मुझे ये बताओ, इसका जब आप आंसर दोगे तो सिर्फ 27 लिख के आंसर मान लिया जाएगा या केस लॉ मांग रहा है ये? कौन सा वाला? यस। तो ये सेक्शन 27 तो अप्लीकेबल होगा, रीड विद प्लस, केस लॉ का रेफरेंस आपको इस क्वेश्चन में देना पड़ेगा, तब आंसर बढ़िया क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर्विस भाई बहुत पूछा जाता है नोट, ये वाला देखो, ये तो आपने किया होगा क्वेश्चन, कोमल लिमिटेड डिक्लेयर सा डिविडेंड, कब डिविडेंड हुआ है, डिक्लेयर कब हुआ है? 27 को। और डिविडेंड डिक्लेयर होने का हमने अब क्या पढ़ा हुआ, कितने दिन के अंदर पे कर देना चाहिए? 30 डेज के अंदर। क्लियर? तो अब कह रहा है द डेट ड्यूरिंग विच द कोमल लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, बताओ। फ्रॉम को नहीं लेना है, टू को लेना है बस। कितने अक्टूबर होगा? 30 डेज जोड़ लो, 27 माइनस कर दो, 27 हटा दो, 28 से काउंटिंग शुरू कर लो, और 30 डेज, लास्ट 38 डे लिया जाएगा। कौन सा होना चाहिए? और लॉ क्या कह रहा है? अभी पढ़ा था फ्रॉम और टू वाला, क्या पढ़ा था? तो करके देखो कौन सा आ रहा है। 28 आएगा, ठीक।
सेकेंड वाले में क्या आएगा? ये तो तब पता होगा जब प्रोविजन पता होगा आपको, चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ा था वहां कि हमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट कब भेजना होता है? 7 डेज के अंदर। क्लियर? तो 7 डेज में जो काउंटिंग करोगे लास्ट डे तो इंक्लूड होगा, बट फ्रॉम इंक्लूड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? कब तक होगा? 6 नवंबर। कैसे? हाँ, इसमें आंसर क्या होगा? कोई स्पेसिफिक डेट ही नहीं बताई कब से इंप्लीमेंट होगा ये लॉ, जैसे साइन कर दें। क्लियर? अब एक बार इस पे आपकी एक बार अब पूरा सिलेबस एट अ ग्लांस। अब इसमें कुछ जरूरी बातें, जैसे स्क्रीन पे आपके ये जो पूरा कंपनी सेट का जो फर्स्ट पार्ट पूरा है, मतलब टोटल पेपर में जो 58 मार्क्स का आने वाला है आपके पेपर में, अब इसमें वन बाय वन प्रायोरिटीज देखो। अब इसमें सब लोग चेक करो, जितने लोग बैठे हो क्लास में, सबकी क्या क्या परफॉर्मेंस है इन चैप्टर्स में, 11 चैप्टर्स में। सब लोग अपने हाल बयां करो। अब मैं एक एक चैप्टर के बारे में पूछूंगा और सबको बताना है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा डिविडेंड का चैप्टर, इस क्लास में कितने लोग बैठे हुए जिनको तैयार है? डिविडेंड का चैप्टर, डिविडेंड सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिससे आपके अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा ये है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ये आएगा आपके रिटन पार्ट में, मतलब 45 मार्क्स में से फ्री के नंबर हैं इसमें। और इसकी जर्नी हमने जब पढ़ी थी तो सेक्शन 123 से स्टार्ट थी और 127 पे खत्म कर दी थी। दूसरा, उसके बाद में इधर जो प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है, क्या सर प्रिलिमिनरी से क्वेश्चन आता है पेपर में? क्या प्रिलिमिनरी से पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? आ सकता है। प्रिलिमिनरी में है क्या वैसे? सारे डेफिनेशंस हैं। देखो पिछले 3 अटेम्प्ट से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, या आया है? कोई क्वेश्चन नहीं आया है। प्रिलिमिनरी को इंस्टीट्यूट ये मानता है कि ये बच्चे पहले से ही पढ़ के आए हैं। क्या करके आए हैं? पढ़ के आए हैं, इसलिए इनको कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब प्रिलिमिनरी छोड़ के चले जाए, एक रीडिंग दे देनी है उस पर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट, जल्दी से बोलना शुरू करो। 19, 16, 8, 20, लास्ट में वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना सब लोग, ऐसे मत चले जाना।
उसको मतलब लिख लिख के देखना है। प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर आपने पढ़ा था उसके बाद से वो, या उसी दिन पढ़ा था लास्ट टाइम? जो तुम्हारे हाव भाव देख रहे हैं वो मुझे बॉडी लैंग्वेज से और फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुमने उसी समय जो किया था वो किया था, उसके बाद तो अभी सूखा सूखा कुछ लग रहा है। ऐसा है क्या? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स का जो चैप्टर है वो कैसा है तुम्हारा? हो जाएगा कमांड? चलो बढ़िया है, कम से कम ये चैप्टर तो हो गया है। डिपॉजिट का चैप्टर कैसा था तुम्हारा? छोटा चैप्टर। किसका डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग है इस क्लास में? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहीं क्वेश्चन ना पूछ लें सर। किसका स्ट्रॉन्ग है डिपॉजिट का चैप्टर? पूछूंगा नहीं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब ये है कमांड में है या आप चैप्टर के कमांड में हो? हाँ तब ठीक है। चार्जेस का चैप्टर आपको इजी लगा, टफ लगा, या बहुत इजी लगा था? इजी था ना? सुनने में तो अच्छा ही लगता है, चैप्टर इजी था। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा है या बहुत इजी है? मैं ये सुनने में इंटरेस्टेड रहता हूं। तुम्हें ये बोलना है बहुत इजी है। कमांड आ जाएगा, नहीं आ पाएगा? आ जाएगा ना? चलो अगर ये चैप्टर तुमने किल कर दिया है तो तुम्हारे कंपनीज एक्ट में मान के चलो तुम एग्जेम्पशन निकाल लोगे पेपर में। अगर जिसका एमएनए स्ट्रांग है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर जिसका बढ़िया हो गया रिवाइज करके, वो समझ लो उसके 60+ जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता उसको। ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर जरा बताना किस सेक्शन से शुरू होगा, कहां खत्म होता है? 138 से ना? 38 से ना? 139 से? अच्छा, तुमने तो इंटरनल ऑडिटर को भी ले लिया उसी में ही। 139 से शुरू करो ना, किसी की जगह क्यों छीन रहे हो? 139, ये तो ऑडिटर के चैप्टर इंटरनल ऑडिटर को भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर अलग है, 138 पे है। 139 से ऑडिटिंग प्रोविजन 148 तक। 148 कौन सा है? कॉस्ट ऑडिट। 127, सॉरी 47 पनिशमेंट। 139 अपॉइंटमेंट। 40 रिमूवल। 141 एलिजिबिलिटी। 42 ड्यूटीज। 43 143 144 प्रोहिबिशन। अब इसमें अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का चैप्टर किसका किसका स्ट्रांग है? जल्दी से हाथ खड़े करो, मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूंगा। 148, ओ सॉरी, अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। जल्दी बताओ। सेक्शन नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, सबको एक एक क्वेश्चन गिफ्ट करूंगा। अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज का प्रोविजन शुरू होता है सेक्शन 128 से और एंड होता है सेक्शन 138 पे, मतलब इंटरनल ऑडिटर। 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। क्लियर? आप बताओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक मेंटेन करनी होती है, और वाउचर भी 8 इयर्स तक। कितने साल तक? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है, कोई कंपनी उसकी ब्रांच ऑफिस है इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया है, तो इंडियन ब्रांच को कैसे भेजना है वो हेड ऑफिस को, वो रिपोर्टिंग कैसे करनी है? क्वार्टरली कर ली है, पीरियोडिकली करनी है, ये पूछना है मुझे इंडियन वाली कंपनीज को। बाहर वाले को क्वार्टरली, इंडियन वाली को पीरियोडिकली। ये पॉइंट था वहां पे। अच्छा, आज मैं अगर चेक करना चाहूं, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन ब्रांच है, अगर कोई डायरेक्टर उसकी इंस्पेक्शन करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे चेक नहीं कर सकते आप।
अच्छा, सीएसआर कितने लोगों को याद है? अब मैं माफ नहीं करूंगा अगर जिसको सीएसआर नहीं याद हुआ तो। तुम लोग जब समाज कल्याण के लिए नहीं हो तो जिंदगी में क्या करोगे? हाँ चलो अब पूछता हूं। मुझे ये बताओ कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए सीएसआर को काउंट नहीं किया जाए, जिसको सीएसआर में काउंट नहीं। दो तरह, एक, कहां सीएसआर एप्लीकेबल होगा, मतलब कौन सी एक्टिविटीज ली जाएंगी सीएसआर में, एक ये क्वेश्चन था। इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, इंटरेस्टेड हूं इसमें कौन सी सीएसआर की एक्टिविटी में एक्सक्लूडिंग है। वो 6 पॉइंट 7 पॉइंट क्या थे? एक तो था पहला वाला, मैं बता दे रहा हूं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बस अब आगे आपको बताना है। फौज। एक मैंने बता दिया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई एक्टिविटी करोगे तो उसको हम सीएसआर की एक्टिविटी में काउंट नहीं करेंगे। एनी पॉलिटिकल पार्टी। आज मैं कंपनियों, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया, मैंने कहा देखो मैंने कितना बड़ा समाज कल्याण किया है, मैंने सीएसआर कर तो दिया, मान लिया जाएगा? नहीं। और बताओ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दिया अगर मैंने, किसको छोड़ के, लेकिन इंडियन एथलीट्स को छोड़ के, तो उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। और स्पॉन्सरशिप किया हो, उसका सीने पे लिखवा लिया एयरटेल, क्या लिखवा लिया? एयरटेल मैराथन, तो क्या इसको मान लिया या सीएसआर में खर्चा कर रहे हो? नहीं, क्रेडिट ले लिया ना, मार्केटिंग कर ली तुमने। और स्टैच्यूटरी ड्यूटीज याद आ रहा है, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज के लिए कुछ किया हो? पूरा किया और बोला कि मैंने तो देखो सीएसआर कर दिया ना, मैंने तो टैक्स पे कर दिया ना। तुमने टैक्स पे कर दिया और क्या बोला? मैंने सीएसआर कर दिया। बहुत बढ़िया। क्या सीएसआर हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ कौन सी कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल होगा? एलिजिबिलिटी क्या है? 3 पॉइंट्स थे उसमें। नेटवर्थ, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नेट प्रॉफिट था, वो पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है उसमें। नेटवर्थ कितना? यस। टर्नओवर डबल ही होगा, ज्यादा ही होगा, 1000 हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट सुनना मुझे, नेट प्रॉफिट 50 करोड़ ना? हाँ, 5 करोड़। 5 करोड़ कितना? 5 करोड़, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो, जीरो इधर उधर हो जाता, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, आज मैं सीएसआर में कवर हुआ, मैंने गवर्नमेंट का भैया मेरे ऊपर सीएसआर तुमने लगा दिया, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी तो हो रहे हैं, मैं कंपोजिशन ऑफ कमेटी बना रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, खर्चे भी तो हो रहे हैं, तो मैं कितना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम पे बुक कर सकता हूं? 2% या 5%? 2% था ना शायद, ऐसे लिखना पेपर में, 2% शायद, हाँ, मे बी 2%, या ऐसे लिख देना, इधर 2% और 5%, एज द केस मे बी, एटलीस्ट 2%। अच्छा। अच्छा बताओ सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, कब एक सीएसआर कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, फिर भी उसको कमेटी, सीएसआर कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, बोर्ड से काम चल जाएगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना? ऐसा होता है कई बार, हमारे साथ भी होता था, एज अ स्टूडेंट मेरे साथ भी होता था, कि जैसे कोई चीज रिवाइज करनी होती तो हम सर से बोल देते, सर एक बार दोबारा से क्वेश्चन। तो सुनो, क्वेश्चन है कि नॉर्मली कंपनीज जिस पे सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा उसको सीएसआर कमेटी बनानी होती है। क्लियर? ऐसे कौन सा वो पॉइंट है जिसमें सीएसआर एप्लीकेबल हुआ उस कंपनी पे, फिर भी उसको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, सीएसआर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम चल जाएगा? कितनी? 50 लाख तक का कुछ था।
कुछ था ना। हम्म। अच्छा, चलो तुम ये बता दो, इम्पैक्ट असेसमेंट वर्ड सुना था वहां पे? इम्पैक्ट असेसमेंट कब एप्लीकेबल होता है वहां पे सीएसआर में? जब एवरेज स्पेंडिंग पिछले 3 साल में कितनी हो, 10 करोड़ है, उससे ज्यादा हो। याद आ रहा है? कहाँ से याद आएगा? वो तो अभी सर समझा करो आप बात को। 134 याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्नेचर। याद आ रहा है वो प्रोविजंस? डीआरएस में क्या क्या लिख के भेजते हो, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में पेज पलट के फिर पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे। सेक्शन 138 याद है आपको? इंटरनल ऑडिटर का प्रोविजन क्या सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है या नहीं? किस पे एप्लीकेबल होगा? जिसकी, हाँ, आउटस्टैंडिंग और डिविडेंड, बेटा डिपॉजिट्स, उसके बेस पे आपने क्लासिफाई किया था, प्राइवेट में भी उसमें निकाला था आपने। कौन बन सकता है इंटरनल ऑडिटर? सीए, सीएमए, और दूसरा अदर प्रोफेशनल। कोई जरूरी है क्या इंटरनल ऑडिटर के लिए प्रैक्टिसिंग होना चाहिए पर्सन? कोई बन सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। अब सोचो ये रिवाइज नहीं हुआ है। चलो अभी और टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। एनएफआरए याद है? सेक्शन 132, 132 इसी चैप्टर में था। एनएफआरए, एनएफआरए जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए बनाएगी, ये अथॉरिटी बनाएगी, उस अथॉरिटी में कितने लोग होते हैं और टॉप ऑफिसर क्या कहलाता है? टॉप ऑफिसर चेयरमैन कहलाता है, और इसके अलावा मैक्सिमम 15 अदर मेंबर्स हो सकते हैं, और उस 15 में से पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम। पार्ट टाइम मेंबर की अलग क्वालिफिकेशन है। एनएफआरए की ऑडिट कौन करता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनएफआरए की ऑडिट कौन करता है? सीएजी। एनुअल रिपोर्ट जो एनएफआरए बनाती है वो किसको सबमिट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एनएफआरए की ऑडिट रिपोर्ट और एनएफआरए की एनुअल रिपोर्ट, ये दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट कहां लेके जाएगी? जब कहीं पे कुछ याद ना आई तो क्या करूं, जल्दी बताओ। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नया नया लग रहा है कुछ। एनएफआरए क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, सिविल पावर, सिविल कोड की तरह इसके पास पावर। वो 4 पावर्स कौन सी है? इंस्पेक्शन, डिस्कवरी, वो सारे पॉइंट्स, इशूइंग कमीशन। याद आ रहा है? पहले ये बताओ तुम लोग, ये रिवीजन क्यों नहीं किया है इस चैप्टर का? जो मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट की जो हिट लिस्ट रहती है, इंस्टीट्यूट की जो हिट लिस्ट है, मैं डे वन से आपको क्या बता रहा हूं। आईसीआई की हिट लिस्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट, डिविडेंड, ये तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए पूरे। ऑडिट एंड ऑडिटर, फॉरेन कंपनी वाला प्रोविजन पता है आपको सब? फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बताना जरा एक बार। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अच्छा, आउटसाइड इंडिया, एंड विच हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कैसे? नंबर 1 ईदर इटसेल्फ, नंबर 2 एजेंट, नंबर 3 फिजिकल, नंबर लास्ट
इलेक्ट्रॉनिक एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। जब क्लास शुरू हुई थी तो सबके 100 में 100 टारगेट था। क्या टारगेट था? जब क्लास शुरू हुई थी तो सबका टारगेट क्या था? 100 में 100। अभी भी टारगेट पे खड़े हो या पीछे हट रहे हो? शुरू हुआ था तो कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर, नहीं सर, मैं 50-60 नंबर के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। मैं कितने नंबर के लिए आया हूँ? 100 नंबर। 100 नंबर के लिए आया हूं। तो अब नहीं चाहिए क्या तुम्हें 100 नंबर? कहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है जो रिवीजन नहीं हुआ? जल्दी बताओ, क्या हो गया था ऐसा? दो चार बहाने मुझे बताओ ताकि मुझे संतुष्टि मिले थोड़ी सी। हाँ, बताओ फटाफट सब लोग। ऐसा ऐसा बहाना बताओ जो मुझे बहुत खुशी मिले, बहाना सुन सुन के कि मुझे लगा हाँ चलो इन लोगों का जेन्युइन रीजन है। पहला बहाना, हाँ मतलब सच भी हो सकता है, तुम्हारे लिए बहाना मेरे लिए सच। हाँ, क्लास थी सर, समझा करो। हाँ, क्लास थी, एक तो मैंने ले लिया क्लास थी सर इसलिए। और बीच में सर टेस्ट आ जाते हैं, ये इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। मैं तैयारी कर रहा हूं तो रिवीजन की टेस्ट आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहाना है। अरे टेस्ट के बहाने भी तो चैप्टर तैयार होते हैं। अच्छा, अगर टेस्ट ना हो ना तुम लोग एक चैप्टर ना तैयार रहे तो ये तो कम से कम टेस्ट के बहाने 3-4 चैप्टर मजबूरी में करने पड़ते हैं। हाँ, इनका टेस्ट का था और उनका क्लास का था। आपका क्या था? सर मुझे ही नहीं पता क्या था इधर। क्या था रीजन श्वेता? गलती है ना, दिल गलती कर बैठा है। यही गलती एग्जाम में होती है। मैंने आपको क्या बताया, आपको याद करो जब आपकी क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको आगाह किया था नहीं एक बार, कि धीरे धीरे जैसे आप शुरू में जैसे सिंसियर रहोगे, शुरू में कुछ दिन तक फोकस रहोगे, और आप अगर अपने बारे में देखें तो स्टार्टिंग बहुत खतरनाक तरीके से तैयारी तुम कर रहे थे। स्टार्टिंग बहुत तेजी से तैयारी तुम्हारी थी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में एक सुनामी आई या तो ऐसा कुछ आया कि जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गया। और वो क्या थी, कमियां क्या थी? वो क्या प्रॉब्लम्स थी बताओ पहले। क्या प्रॉब्लम्स थी जो पढ़ नहीं पाए आप लोग या रिवाइज नहीं कर पाए? उस समय तो बड़ा तेजी से आंसर दे रहे थे कि धड़ाधड़ बस कोई क्वेश्चन पूछ ले उससे पहले आंसर। क्या हो गया उस समय? थोड़ा सा था, फिर सर वो ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर हो जाता है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, केवल लॉ ही नहीं है। लॉ सिर्फ 100 नंबर का ही है, रिमेनिंग 500 नंबर के और भी पेपर हैं। क्या करें सर, इंस्टीट्यूट क्या पास कर देगा? आपका एक्सक्यूज बिल्कुल ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, यही तो मैं कह रहा था, तुम ये बताओ सर, आप बताओ तो मैं शुरू हूँ। हाँ, अब सुनो, इसके पीछे बस एक ही रीजन होता है जिसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि आप देखना, जिसके भी ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, आप चेक करोगे कि वो स्टूडेंट भी क्लास कर रहा होगा कहीं ना कहीं। इस बात को तो आप मान लो। आप कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं सुनोगे कि मैंने पूरे सब्जेक्ट सेल्फ कर लिया, तबाही मचा दी दुनिया में, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। वो क्लास कहीं ना कहीं कर रहा होगा, और क्लास जब कर रहा होगा तो हो सकता है आपसे ज्यादा बिजी हो वो। क्योंकि देयर आर फ्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिसमें क्लासेस 7:30 बजे ही शुरू हो जाती है और शाम को 5:30 तक। सोचो क्या हालत होती हो। अभी तुम्हें 2 दिन में 7:30 बजे बुला के और 6 बजे भेजूं घर। अब फिर तुम मुझे अपनी आप बीती लिखना डायरी में अपनी। आज सुबह 7:30 उठने, 7:30 क्लास आने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ा। सब कुछ ठीक था लेकिन मैंने अपनी पावर नींद कंप्लीट की क्लास में। ठीक है, मैंने अपना
पूरा कंप्लीट किया होमवर्क क्लास में। शाम को जब घर गई तो मुझे नींद 7 बजे से ही आ रही थी और मम्मी ने कहा कि खाना खा ले, लेकिन फिर भी मैं सो गई। तब तो देखो उनका वो टफ है कि नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को, या नहीं मानते? आपसे चाहे 2 घंटा एक्स्ट्रा ही हो, लेकिन है तो सही, क्योंकि 7:30 आने के लिए आंटी अनलेस की बहुत टैलेंटेड 7 बजे उठ के सब हो जाए, वरना 7:30 बजे आने के लिए कम से कम 6 बजे तो उठना पड़ेगा, या 7 बजे। 7 तो क्या ही, मतलब टाइम ही, कंपटीशन टाइम भी तो लगेगा। फिर भी उनसे तुलना आप नहीं कर सकते, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट करो। तो यहां भी आपकी बात गलत हो गई टाइम वाली। और सर मेरे यहाँ कुछ शादी वगैरह थी, कोई फंक्शन वगैरह था, तो उसका क्या करें? बेटा वो फंक्शन डेली नहीं था, 1 दिन था, 2 दिन था, 4 दिन था, उसके बाद तो टाइम ही टाइम था, वो बैकअप कर लिया जाता है। और ऐसे कैसे चलेगा? मैं ये सोच रहा था कि मेरी क्लास का एवरेज आएगा 60+, मतलब मेरी क्लास का लोवेस्ट स्कोर होगा 60 नंबर। मैंने सारे स्टूडेंट का लिस्ट निकाल के फिर उनके आगे नंबर लिख दिए थे कि एवरेज है क्लास का 60। और यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वाली लिस्ट में ना आ जाओ, जिसमें ये अब पता तुम लोग कौन सी लिस्ट की तैयारी कर रहे हो? जो इंस्टीट्यूट की कौन लिस्ट बनती है ना, जिसमें इंस्टीट्यूट को थैंक यू देता है स्टूडेंट, तेरी मेहरबानियां, वो 4 नंबर जो ऐड होते हैं, तेरी मेहरबानियां, मेहरबानियां वाला। तो इंस्टीट्यूट की मेहरबानी पास हो गई क्या? मैंने कहा था कि ज्यादा मत मार देना, अगर 100 नंबर नहीं मार सकते तो लॉ में कम से कम 60+ तो मारना ही मारना है। और ये तुम मार भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मार सकते हो, मारोगे ही, बट इसकी प्लानिंग कर लो। प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। अब इसमें जैसे आपकी स्क्रीन पे है, आपको डे 1 से ये पता है कि ये चैप्टर्स मैंडेटरी क्वेश्चंस में आने वाले हैं, रिटन क्वेश्चंस में आने वाले हैं, तो वो चैप्टर तुम अपना फेवरेट बना लो। जैसे मैनेजमेंट, डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिटर, पहले ये चैप्टर्स अपना बना लो, बढ़िया क्वेश्चन। ये चारों चैप्टर मिला के आपके समझ लो 25 मार्क्स प्लस हो गए। और कितने में से? 45 में से। उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स देख लो, जैसे चार्जेस देख लो, डिपॉजिट्स देख लो, शेयर कैपिटल डिवाइड करके पढ़ लो, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया, फ्री का नंबर। तो किसी भी हद तक आप लोगों को कंपनीज एक्ट में 58 मार्क्स में से 35 मार्क्स लेके लेके आना, कम से कितना मिनिमम कितना लेके आना? 58 में से 35। उधर आपके 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे 42 में, तब जाके आपके एवरेज स्कोर कितना होगा? 65 एग्जामिशन। और यहां जो मैं 35 कह रहा हूं, यहां जाने वाले 55 तक जा सकते हैं। और अगर 55 या 50 मार दिया वहां, तो फिर कितने चले गए आपके? ड्रीम कम ट्रू, 80 मार्क्स। और 80 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? रैंक भी हो सकती है, और अगर एक आधा पेपर उधर उधर हो गया तो पास होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे आपके। अब जैसे एलएलपी एक्ट है, एलएलपी एक्ट में भी पता है कि 12 नंबर का आ रहा है। और इधर आ जाओ, ये देखो, ये 3 हिट लिस्ट वाले चैप्टर, जिसमें नंबर 1 पे है आपका जी, सॉरी, नंबर 1 पे क्या आएगा? फेमा आएगा। क्यों? क्योंकि 4 मार्क्स का जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो इसी से आएगा, नंबर 1। ओवरऑल 10 मार्क्स, 10+ मार्क्स। और उसके बाद सेकंड में जीसीए, ये सेकंड। और लास्ट में क्या चलेगा? आईओएस, ये चलेगा आपका लास्ट में।
जैसे जैसे अब मैंने एक पेपर खोला, सितंबर का, तुम्हारा भी सितंबर में तो है, सही पेपर खोला मैंने, फिर सितंबर अटेम्प्ट में आया था। पहला क्वेश्चन जो अगर आप देखो तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे आया हुआ है? कंपनीज एक्ट से, वो तो कंपनीज एक्ट से है ही है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो, दूसरा क्वेश्चन भी क्यों हुआ है, किससे आया है? कंपनीज एक्ट से। जरा इतना पहचान के तो एहसान करो, इंस्टीट्यूट पे कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन? चैप्टर बता दो बस, पहले कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? यस, अकाउंट्स ऑफ अ कंपनीज का क्वेश्चन है। ये बता दो कौन से चैप्टर का है? चैप्टर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये तो पहचान ही जाओगे। फेमा, ये वाले कौन से चैप्टर से क्वेश्चन? पब्लिक इशू, प्रोस्पेक्टस, कौन से चैप्टर? प्राइवेट प्लेसमेंट, याद आ रहा है? सेक्शन बताना। 40, 43, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। 42, ये तो आता ही होगा आप सबको। पेपर का क्वेश्चन, सितंबर अटेम्प्ट। कौन सा, क्या आएगा इसमें? किस डेट से आ जाता है इंडिया में एप्लीकेबल? यस, अगर कोई डेट डिसाइड है तो, नहीं तो जीसीए क्या कह रहा है? सिग्नेचर होते ही। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है? यस, रिपील वाले प्रोविजंस। होम डेकोर लिमिटेड, एमएनए का क्वेश्चन। नो, नॉट एमएनए। इसका आंसर कितने लोगों को आता है? आई होप कि इसका आंसर बहुत जल्दी आप दे पाओगे। चैप्टर नंबर 2। सेक्शन पहचान के बताओ कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन है? कौन सा, कौन सा चैप्टर? शेयर कैपिटल ना, शेयर कैपिटल है। क्वेश्चन नहीं पहचान पा रहे हो, बताओ आप लोग। इतना इजी सेक्शन। जल्दी बताओ। इतना इजी सेक्शन, इतना सिंपल, इतना आसान।
जल्दी बताओ। कौन सा? मैनेजमेंट का? शेयर कैपिटल ना? एक शेयर कैपिटल, एक मैनेजमेंट, और कोई? शेयर कैपिटल ना? सब लोग शेयर कैपिटल। एजीएम मैनेजमेंट लिखा रहने दो, उससे मैं क्या लेना देना। क्वेश्चन पहचानो। और इस टाइप का, इस प्रोविजन से रिलेटेड तुमने क्वेश्चन कई कर रखे हैं, ये भी बता दे रहा हूं मैं। याद तो सर है, लेकिन खजाने में है वो। आज अगर तुमने ये पहचान लिया तो मैं मान जाऊंगा आज। बहुत सिंपल सेक्शन है, पता नहीं तुम लोग इतना घूम क्यों रहे हो, एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए। इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर का है, कौन सा वाला? हम्म। अच्छा। सेक्शन, चार ऑप्शन दे दे रहा हूं, बताना कौन सा सेक्शन है। 16, 17, 18, 19। जल्दी बताओ कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था, जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया था, कुछ टाइम पहले, जब मैंने पूछा कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने बोला था, तो ईमानदारी से बताओ कई लोगों ने बात बोली थी कि नहीं बोली? कोई कह रहा 16 बोला, कोई 17, कोई 18 बोला, कोई 19 भी बोला, कोई 20 बोल रहे थे। उसी में किस 19 ही बहुत लोगों ने बोला। और वही तुम सामने स्क्रीन पे रखा हुआ पहचाने। तो कम से कम इसमें एडवाइस दे दो, क्या होगा। इन दोनों आंसर दो, क्या होगा। 19 हो सकता है, नहीं 19 है। हाँ। लेकिन 19 में इसमें आंसर बताओ क्या होगा, 1 और 2 में। अप्लाई करो। A subsidiary company cannot hold shares in its holding company. Any transfer of shares by holding company to in its subsidiary company shall be void. But there are some exceptions regarding voting rights and regarding holding of shares. अब बस मैं नहीं बताऊंगा क्या था। बताओ, क्या स्टार फर्निशिंग लिमिटेड फर्दर इन्वेस्ट कर सकती है होम डेकोर लिमिटेड में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है, कैसे निकाला आपने सब्सिडरी है। यस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंखों से देखो। तुम लोग तो फिर यही कह रहे हो, "उई अम्मा मैं तो डर गई क्वेश्चन देख के"। हाँ। इतना इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बताओ। अब ये तो बता ही दोगे सेकंड पॉइंट। वोटिंग राइट की बात करें, वोट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होल्ड कर रहा है, तब कर सकता है। हम्म। एक मिनट, ये क्वेश्चन है क्या है, ये आंसर है? क्वेश्चन है या आंसर है? क्वेश्चन है आंसर है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ कि ये जो ट्रेडमार्क, सॉरी ट्रेडमार्क बताओ, ट्रेडमार्क सिलेबस में नहीं आपके। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का ट्रिगर पॉइंट कब है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा चार्ज का? कब चार्ज रजिस्टर करवाना होगा, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। और उसके कुछ लिमिट्स थी कि अगर नहीं कर पाए तो 30 दिन में नहीं हो पाया, फिर फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा। तीन तरह की फीस थी, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस और एड वेलोरम फीस, तीनों पॉइंट्स थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन देखता हूं कौन बता पाता है। अगर मान लो किसी पर्सन ने ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्यों आ रहा है, एक क्लाइंट का याद आ रहा बार बार, वेट वेट वेट। हाँ। नॉन रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हो, किसका? चार्ज का, तो उसकी कौन सी, अगर कोई कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं कराती है तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? यस। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट कर लिया जाएगा और रिपेमेंट में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अरे यार, इतना टफ क्वेश्चन कौन पूछता है? कितने मार्क्स से पूछा गया है?
डिविडेंड का अगर इसका आंसर दे दिया समझ लो 60 नंबर तो भी हैं तुम्हारे हाथ में। पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन। सितंबर अटेम्प्ट का पेपर है। बोर्ड और डायरेक्टर कह रहे हैं भैया 30% दे दो डिविडेंड। और जब पूरा रिपोर्टिंग चेक की गई तो ये 4 सालों का रिकॉर्ड है। 23 में 30%, 22 में 15%, 21 में 15, 15, 15 ऐसे जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि क्या बोर्ड और डायरेक्टर जो कह रहे हैं कि 30% डिविडेंड दे देना चाहिए, 30% ही देंगे या कम देंगे, या कितना दे सकते हैं? निकाल लो कितना है एवरेज। प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज निकालो, कितना दे सकते हैं? 60, 16, उतना ही दे सकते। ये तो इनका कंटेंशन वैलिड है इनवैलिड? इनवैलिड। मुझे नहीं लगता इस क्लास का कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएगा, हालांकि आता सबको है। क्वेश्चन नंबर बी, पढ़ना शुरू करो ध्यान से। एलएलपी का क्वेश्चन है 5 नंबर का। क्या एलएलपी में सेक्शन 64 में जो ट्रिब्यूनल के थ्रू वाइंड अप वाला प्रोसीजर था, उसमें क्या कहीं ऐसा ग्राउंड था कि अगर आप फाइल नहीं करो एनुअल रिटर्न्स कितने कंजिक्यूटिव ईयर्स तक, कितना था? 1 2 3 ऐसे करेंगे पेपर में हम। क्या करेंगे? 1 2 3 ऐसे इशारा करना, वहां जो आगे पीछे बैठा हो 1 2 3। हाँ, कोई 5 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। कितना? 1 2 3, 4 5 भी आगे जाएगा। नहीं था तो वाइंड, अभी तक वाइंड अभी है, सेक्शन 64 ही है, वही है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 5 ईयर है ना, लिखा हुआ है। अगर नहीं करोगे तो क्या इसको ग्राउंड बना सकते हैं? यस, बंद करवाने के लिए हम बना सकते हैं, डिस्कोर्ड के रास्ता ले सकते हैं। बट जरा देखना इसने फाइलिंग कब से नहीं की वो कंसीडर करो। कब से नहीं की है मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से कब से नहीं की है? अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं इस अटेम्प्ट के एंगल से अगर इसको बनाऊं, मतलब अभी के अटेम्प्ट के हिसाब से, और मान लो मैं एप्लीकेशन लेके कोर्ट में जा रहा हूं, सॉरी ट्रिब्यूनल में जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, 2025 में। अब बताओ, 2025 में जा रहा हूं वाइंडिंग अप के लिए, और 2025 तक अभी फाइल नहीं किया है, तो बताओ क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा लिमिट? क्या 5 साल हुआ नहीं हुआ? कितना हुआ? 2021 का मतलब क्या? 2021 फ्रॉम 2021 मतलब क्या? 2021 का फाइल किया है या नहीं किया है? नहीं, एक हो गया। 21 से 22, 2, 22 23, कितना हुआ? 24 कब खत्म हो रहा है? 25 में। 25 चल रहा है, तो अब अगर हम तो हो गए क्या? 25 में आओगे तो हो जाएंगे, अगर 24 में होता तो ये जिस अटेम्प्ट में पेपर आया उस अटेम्प्ट में बताओ जल्दी से। अब ये आया था, सुनो, सितंबर 2024 में।
तब 4 हुए तब इनका कंटेंशन वैलिड होगा इनवैलिड होगा? इनवैलिड होगा। कर तो ले गए तुम लोग, लेकिन जो हालत थी ना, जो हालत थी वो अलग ही लेवल पे थी। इसका कौन सा आंसर होगा? सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है सर, ये कैसा क्वेश्चन आ गया पेपर में? पढ़ो ध्यान से, लास्ट में आपको जीसी आएगा। हो सकता है। क्यों? दोनों अलग अलग एक्ट में है। हाँ ये देखता हूं कौन बता पाता है। ये है क्वेश्चन दमदार। लो मैंने हरा कर दिया, तुरंत इशारा। तुरंत जैसे मैंने ग्रीन किया तुरंत इशारा। जल्दी बताओ, क्या ये गुड फेथ है जीसीए के अकॉर्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, सिविल लॉ के हिसाब से? नहीं है। फॉरेन कंपनी। इसका आंसर देखता हूं, बता पाते हो आप? अभी थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे आपने हल्का सा नजर मारा है, देखता हूं आपकी नजर में है, नजर से उतर गया है। मिताली डायमंड्स लिमिटेड इस कंपनी इंगेज द कटिंग पॉलिशिंग ट्रेडिंग ऑफ डायमंड्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। अच्छा लगता है। आप क्या करते हैं? आई एम अ डायमंड मर्चेंट। सुनने में अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, बड़ा महंगा महसूस होता है। ठीक है, होता ही नहीं होता है। अच्छा, कुछ कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं या कुछ जॉब्स ऐसी, सॉरी कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें मतलब अमीरी झलकती है। जैसे आपसे कोई पूछे आप क्या करते हो, आई एम अ डायमंड मर्चेंट, देखना सामने वाले को होश, उसके चेहरे पे चमक आ जाएगी तुरंत आपको देख के। जैसे आई रन माई शिपिंग कंपनीज और शिपिंग कॉर्पोरेशंस, ऐसी चीजें मतलब सुनने में मिताली इंगेज इन कटिंग पॉलिशिंग ट्रेडिंग इन डायमंड्स आउटसाइड इंडिया। द कंपनी एक्सपोर्ट डायमंड यूएसए द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, ये ट्रांजेक्शन है इसके। कंपनी देखो अब डोनेशन देना चाह रही है, क्या देना चाह रही है? डोनेशन देना चाह रही है। कितना? किसको देना चाह रही है? इंस्टीट्यूशन। जो क्या दे रहे हैं? तो दे सकते नहीं, पहले तो ये बता दो। लिखा हुआ था वहां, लिखा हुआ था दिस विल हेल्प द कंपनी टू गाइडिंग ओन एम्प्लॉय पोस्टेड इन यूएसए टू गेट द रिक्विजिट ट्रेनिंग। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टेट वेल द कंपनी कैन गिव द डोनेशन टू सच इंस्टीट्यूशन और नॉट। दे सकती है, डोनेशन लिखा हुआ था। कितना दे सकती है? कितना दे सकती है? हाँ, लिखा हुआ था वहां क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ है नहीं, बस अब देखो फालतू की इंफॉर्मेशन बड़ा करने का इंस्टीट्यूट का वो रहता है। क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को पूरा बड़ा कर देता है इंस्टीट्यूट, लेकिन है बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहाँ गया? हाँ, ईजीएम। ईजीएम तुमने रिवाइज किया है? डायल 100 रिवाइज किया है? हम्म, करा है? अंदाजा लगाना फिर देखता हूं।
अब अंदाजा ही भरोसे बैठेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो, ईजीएम का क्वेश्चन है। इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसकी दो सब्सिडरीज हैं, प्रिंट लिमिटेड और एक होली ओन्ड सब्सिडरीज। बोथ द सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिल्क लिमिटेड कॉल ईजीएम ऑफ द सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड। ड्यूरिंग द सेम टाइम द बोर्ड ऑफ प्रिंट लिमिटेड ऑल्सो वॉन्ट टू होल्ड एन ईजीएम ऑन अर्जेंट बेसिस। कहां करना चाह रहे हैं? दुबई। वेलकम टू दुबई। ठीक है, अगर अपने आप को गरीब फील करवाना हो तो दुबई चले जाना। हाँ, गरीब गरीब गरीब। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, वहां जाके ऐसा लगता है कि आप बहुत गरीब हो, गरीब गरीब गरीब। समझ रहे हो ना? टू मच एक्सपेंसिव और चीजें ऐसी हैं। विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड वांट टू होल्ड ईजीएम कहां? दुबई में। कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज चेयरमैन कैन नॉट होल्ड द ईजीएम आउटसाइड इंडिया। क्या आउटसाइड इंडिया ईजीएम होल्ड कर सकते हैं क्या? आउटसाइड इंडिया वेदर द ईजीएम प्रिंट कैन बी हेल्ड एट दुबई। कैसे? अगर मेजोरिटी हो जाए तो दुबई क्या कहीं भी कर लो, ये कहने का मतलब है आपका? या, एक मिनट। बोल दिया ना दुबई में कि कहीं भी कर लो सर। वेट करो। नहीं नहीं, अभी नहीं है, अभी अभी नहीं नहीं। मैं नहीं, मैं अभी मानूंगा ही नहीं। मैं पहले दिखाऊंगा आपको आईना। कहाँ याद आ गया? कहाँ याद आ गया? ईजीएम नहीं हो सकती। अब लग रहा है मुझे पलटना पड़ेगा पेज। तारीफ हो गई जो। पता नहीं क्यों आईसीआई का ना ईजीएम वाला जो पोर्शन है ना, ईजीएम से बहुत क्वेश्चन पूछता है आईसीआई। मैंने ये चीज नोटिस किया है। मतलब ईजीएम को वो टारगेट करता है हर अटेम्प्ट में। मतलब एजीएम से ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है पेपर में तो वो कौन सा? ईजीएम। बार बार ही ईजीएम, बार बार ईजीएम। इसको तो तुम लोग अगर चाहो डेली सिर्फ 4 सेक्शंस भी पढ़ो मैनेजमेंट वाले चैप्टर को, तो तुम्हारी पूरी बुक तैयार हो जाएगी अच्छे से। सिर्फ 4 सेक्शंस, ज्यादा नहीं, 4 से 5 सेक्शंस। प्रॉक्सी, कोरम, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट, नोटिस, और इसके ऊपर आएगा फिर क्या? ईजीएम। ये क्या एनुअल रिटर्न आ रहा है इसमें तो? ये तो जनरल पॉइंट्स थे इसके। कंटेंट ऑफ नोटिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ईजीएम का। क्लियर? तो अब आप लोग खुद से सारी तैयारी अब शुरू करेंगे। ये इंतजार मत करो
कि पेपर 10 दिन बचे तब तैयारी शुरू करो। पहले से ही अब आप लोग अपने अपने चैप्टर को तैयार करना शुरू कर दो। जैसे मैनेजमेंट के चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड करके 4 4 5 5 सेक्शंस की लिस्ट बना के पूरा चैप्टर मैनेजमेंट लॉक करो, डिविडेंड लॉक करो, उसके बाद ऑडिटर लॉक करो। जैसे ही तुमने ये चैप्टर तैयार कर लिया, समझ लो तुम्हारे 25 नंबर तुम्हारे हाथ में आ गए 45 में से। अदर लॉस तो है ही, वो तो कर लोगे, एलएलपी वगैरह वो सब छोड़ो, वो सब बहुत बढ़िया करके जाओ। ये 4 चैप्टर हिट लिस्ट पे रख के फिर उसके बाद छोटे चैप्टर्स उठाओ, जैसे चार्जेस को उठाओ और चैप्टर्स उठाओ। फिर उसके बाद जैसे शेयर कैपिटल उठाओ, पार्ट में पढ़ो, उसको अलग अलग डिवाइड करके जैसे पढ़ाया था। फिर जाके आपके कंपनीज एक्ट में 35 मिनिमम मार्क्स आप अपनी आंसर शीट में देखेंगे। 30+ आपके आ जाएंगे कंपनीज एक्ट में, और यहाँ 30+ आ जाएंगे, और यहाँ तो आराम से आपके 30+ जाएंगे। तो मतलब इजिली यू कैन स्कोर 70+ इन लॉ। लेकिन रिवीजन, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन ही रैंक होल्डर बनाता है। रिवीजन, बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो। टाइम बना लो अपना रिवीजन करने का, सब कुछ बना लो। अब मेन टाइम शुरू होने वाला है, अप्रैल चला गया है। इसके बाद आता है मे। द मे वर्ड इन इटसेल्फ सेज पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आईओएस पढ़ा है ना आपने, मे का मतलब क्या? मे मतलब हो भी सकता है, तैयारी हो भी सकती है मे में, नहीं भी। तो आपको मे, फिर उसके बाद आता है जुनून मतलब जून, फिर आता है बरसात मतलब जुलाई, आता है क्या बरसात। फिर आता है अगस्त मतलब रक्षाबंधन। फिर आता है क्या सितंबर, जो कि पेपर। अगस्त काउंटिंग में करूंगा नहीं। मई, जून, जुलाई, 3 महीने इतने होते हैं कि आदमी रैंक होल्डर बन जाए। लेकिन पहले पढ़ा हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बस डायरेक्ट चला जाए। अभी भी पूरा टाइम है, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे टाइम ही उड़ जाएगा। सेकंड्स मिनट बनेंगे, मिनट घंटे बनेंगे, घंटे 24 घंटे बनेंगे, दिन बनेंगे, और दिन वीक बनेंगे, सप्ताह बनेंगे, और सप्ताह महीने बनेंगे, मंथ्स बनेंगे, और मंथ्स ईयर बन जाएंगे, और ऐसे टाइम उड़ जाएगा। लास्ट मौका है, अभी भी 3 4 महीने बचे हुए हैं। कर लो रिवीजन, बढ़िया स्कोर होगा पेपर में। करोगे नहीं करोगे? और आलस छोड़ो, मतलब बहाने छोड़ो। ये बहाने आपको आएंगे, बहाने वहाने मत लो। छोड़, थोड़ा थोड़ा करो। दौड़ नहीं सकते, खड़े हो सकते हो कि नहीं? अगर दौड़ नहीं सकते हो तो खड़े तो हो सकते हो। चल नहीं सकते, रेंग तो सकते हो। मतलब पूरी बुक नहीं तैयार कर सकते तो 2 सेक्शन तो तैयार कर सकते हो। पूरा मैनेजमेंट नहीं पढ़ सकते तो 5 सेक्शन तैयार कर सकते हो। तो ऐसे करो, फिर हैबिट बन जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर कई बार तो चैप्टर 10 12 चैप्टर तैयार हो तो एक आधा चैप्टर तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है कि ये याद हो गया तो ये भी क्या है, कुछ नहीं है। तो बनाओ, और जितनी ज्यादा आप रिवीजन दोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे पेपर में। अभी भी बोल रहा हूँ, रिवीजन ही टॉपर बनाता है। हो सकता है तुम्हारी मार्कशीट में 90+ लिख जाए। करना क्या है, 9 क्वेश्चन कंपनी जेड के सारे सही हो जाए बस। मतलब 9 क्वेश्चन जो अलग अलग चैप्टर से आएंगे वो सही हो जाए, आपके मार्क्स आगे बढ़िया। करो तैयारी और रिवीजन करो। और अगर कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप बताना, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन एक्सक्यूज का कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। एक्सक्यूज का छोड़ के बाकी हर चीज का सोल्यूशन है मेरे पास। एक्सक्यूज का एक ही सोल्यूशन है, एक्सक्यूज। ठीक, एक्सक्यूज का एक ही सोल्यूशन है, क्या? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि ऐसा क्या है सर क्वेश्चन, तो वो आप पूछ सकते हो। मैं यहीं रहूंगा, कभी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो
तो आप पूछ सकते हो आगे। क्लियर? वैसे तो आपको मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी नहीं, प्रॉब्लम तब होगी जब रिवीजन करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम तब होगी जब रिवीजन करोगे, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं। तैयारी करो, अच्छा स्कोर करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपकी लॉ की क्लास समाप्त तो नहीं हो रही है, लेकिन एक नए युग की शुरुआत होगी अब यहां से, कि अब यहाँ पे आपका स्टॉप होगा तो फिर आप तैयारी करके फिर आगे पढ़ोगे, है कि नहीं? तो इसको करो, रिवाइज करो, सब कुछ करो बढ़िया से। अब जैसे मान लो कोई चैप्टर नहीं आया तो देख देख के, लेक्चर देख के, जो भी करना है कर लो, लेकिन करो, क्योंकि दुनिया लास्ट में रिजल्ट देखती है। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, लास्ट में अगर रिजल्ट ठीक आ गया सब कुछ ठीक, नहीं तो अच्छाई में भी कमियां। अभी भी मौका है, 3 महीने, कितने टाइम है? 3 मंथ्स, 90 डेज, मोर देन इनफ। 90 दिन अपने आप को लॉक करके अगर अभी भी पढ़ लिया तब भी बहुत ग्रुप निकल जाएगा। फोन बंद करके, फोन स्विच ऑफ करके, लोगों को ब्लॉक करके, अभी भी टाइम है। ब्लॉक करके, फोन बंद करके, कमरा बंद करके पढ़ डालो, और फिर पास होने के बाद मजे ही मजे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।